हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर है। ये डीओई का प्रैक्टिस पेपर इंपॉर्टेंट है 23-24 एग्ज़ाम के लिए, एनुअल एग्ज़ाम के लिए। तो आपको अच्छी तरह से इससे प्रैक्टिस करना है। तो इसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम। इसका सेक्शन ए स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका सेक्शन ए, सेक्शन बी, ऑल पार्ट्स जो है आपको मिल जाएंगे। तो आप चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में, लिंक में। तो चलिए अभी हम इसका सेक्शन ए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक पार्ट है इकोनॉमिक्स का क्लास 11th के लिए। तो फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छी तरह से कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, 2 स्टेटमेंट गिवन है। आपको चेक करना है कि ये इनमें से कौन कौन सी ठीक है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 है सम ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यूज ऑफ अ सीरीज फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज 0। यहाँ पे जो डेविएशन का सम होगा सीरीज का अरिथमेटिक मीन से अगर हम निकालते तो वो 0 होता है। और सेकंड है अरिथमेटिक मीन एंड मीडियन फॉर ए सीरीज कैन नेवर बी इक्वल। तो ऐसी कोई सीरीज नहीं है जहाँ पे मीन और मीडियन इक्वल हो। तो देखो स्टेटमेंट 1 तो आपका सम ऑफ डेविएशन अरिथमेटिक मीन का 0 है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मतलब अगर मैं x दिया है और उसमें से मीन को माइनस करूं, ठीक है, तो x जो भी वैल्यूज़ है उसमें से अगर मीन ओवरऑल वैल्यूज़ का मीन निकालो और उसको माइनस कर करके टोटल सम करो तो वो 0 आना चाहिए। तो क्या ये 0 होता है? यस, ये ट्रू है आपका। ठीक है, इसको हम डेविएशन कहते हैं और ये सम है। ठीक है, सिग्मा मतलब सम। तो ये 0 होता है? यस होता है, क्योंकि ना जो मीन होता है ना वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है एक तरह से। यानी कि उसके लेफ्ट में जितने नंबर होंगे और उसके राइट के जो नंबर होंगे, जब मैं उनका x माइनस एक्स बार करूँगी तो वो ना कुछ पॉजिटिव डेविएशंस आएंगी और कुछ नेगेटिव डेविएशन आएंगी। जितनी पॉजिटिव डेविएशन आएगी ना उतनी ही नेगेटिव डेविएशन आती है, इसलिए उनका टोटल जब आप करते हो ना तो 0 आता है। तो स्टेटमेंट 1 आपकी बिल्कुल ठीक है। बट सेकंड इन्होंने बोला है कि अरिथमेटिक मीन एंड मीडियन कभी भी इक्वल नहीं होते। नहीं, मीन और मीडियन और मॉड भी बल्कि इक्वल हो जाते हैं। तीनों के तीनों कब होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मीन, मॉड और मीडियन ये तीनों इक्वल हो सकते हैं, बट कब? जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, तो वहाँ पे आपका तीनों चीज़ें इक्वल हो सकती है। ठीक है, जैसे जब सारे टर्म्स 5 5 5 5 हो तो उसका मीन भी 5 आएगा, मॉड भी 5 आएगा और मीडियन भी 5 आएगा, है ना। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, ठीक है, तो वहाँ पे आपका मीन, मीडियन, मॉड इक्वल हो सकता है। तो यहाँ बोल रहा है कभी भी इक्वल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इक्वल ही होता है, कभी कभी अनइक्वल भी होता है, बट हमेशा इन्होंने बोला कि कभी इक्वल होगा ही नहीं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, बट फर्स्ट करेक्ट है। तो फर्स्ट करेक्ट है बट सेकंड इनकरेक्ट है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? ए ऑप्शन इसका आंसर है। स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, तो ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, किस किस को ये क्वेश्चन समझ आ गया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक कर लेना, तो उसमें इस क्वेश्चन पेपर के सारे पार्ट्स डल जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू लोकेट मीडियन ग्राफिकली। अगर मीडियन को ग्राफिकली दिखाना है, लोकेट करना है, तो आप इसमें से क्या बनाओगे? हिस्टोग्राम बनाओगे, बार ग्राफ बनाओगे, ऑजाइव बनाओगे, अरिथमेटिक लाइन ग्राफ बनाओगे। तो ऑजाइव या फिर ऑगिव भी बोलते हैं इसको। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो मीडियन अगर ग्राफिकली दिखानी होती है तो ऑजाइव बनाए जाते हैं या ऑगिव बनाए जाते हैं। तो जहाँ पे लेस और मोर वाला, जो 2 ऑगिव होते हैं ना, लेस और मोर वाले, तो वहाँ पे जहाँ पे लेस वाला ऑगिव और मोर वाला ऑगिव इंटरसेक्ट करता है ना, इंटरसेक्ट करता है, वहाँ पे हमें क्या मिल जाती है? जब ये दोनों ऑगिव बनाते हैं आप, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट जो होगा वो मीडियन होगा। क्लियर? तो किसकी हेल्प से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे? सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगर यहाँ पे आपको मीडियन की जगह मॉड बोलते तो फिर आंसर क्या होता? तब हिस्टोग्राम होता। मॉड को किसकी हेल्प से दिखाते हैं हम? हिस्टोग्राम की हेल्प से। क्या मीन को ग्राफिकली दिखा सकते हैं? नहीं, मीन को हम ग्राफिकली नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो मीडियन को ग्राफिकली दिखाना है तो ऑगिव या ऑजाइव भी बोलते हैं इसको, सी ऑप्शन है। बट अगर मॉड होता तो हिस्टोग्राम होता आंसर, और अगर मीन होता तो मीन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया ही नहीं जा सकता। ओके, तो यहाँ पे मीडियन है तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड, वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन। जो कोरिलेशन होता है, 2 सीरीज के बीच में जो रिलेशन होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? तो वो -1 से +1 होता है। ये याद कर लेना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो कोरिलेशन कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से +1। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
अच्छा, इसमें एक और पार्ट बता देती हूँ। तो अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि सम ऑफ डेविएशन का मीन से अगर निकालते तो वो 0 आता है, बट जब आप मीडियन से सम ऑफ डेविएशन निकालते हो ना तो वो लीस्ट होता है। अगर मिनिमम पूछते हैं ना सम ऑफ डेविएशन मिनिमम कब होता है, तो वो मीडियन में होता है, क्योंकि मीडियन मीन से हमेशा बड़ी होती है, मॉड से भी बड़ी होती है और मीडियन मीन से भी बड़ी होती है। तो जब आप एक्स में से मीडियन माइनस करोगे तो वो तो कम आएगा ना, क्योंकि वैल्यू बड़ी है मीन से, तो वो आपका एक्स में से कुछ अगर बड़ा माइनस करोगे तो वो तो कम आएगा ना। तो सम ऑफ डेविएशन मीडियन से हमेशा मिनिमम होता है, लीस्ट होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी कोरिलेशन की रेंज समझ आ गई -1 से +1। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए कि नहीं आए। सारा क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, तो अच्छी तरह से इसे कर लीजिए। DOE का प्रैक्टिस पेपर है, ऑफिशियल है, इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट सेक्शन को भी ज़रूर चेक कर लेना। मैथ्स के भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और प्लेलिस्ट सेक्शन में बहुत सारे सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, तो उसे आप ज़रूर चेक कीजिए, ठीक है। तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी बना सकूं, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 का देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डाटा। इसमें से कौन सा मेथड है नहीं है जो प्राइमरी डाटा को, जिससे हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट नहीं करते। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो, नॉट वाला पूछा है आपसे। तो देखो, प्राइमरी डाटा तो पता है ना, जो हम डायरेक्ट किसी से इन्वेस्टिगेट करके पता लगाते हैं। एक होता है सेकेंडरी, जब हम किसी और के डाटा से इंफॉर्मेशन लेते हैं। बट प्राइमरी जो हम डायरेक्ट पूछ के लोगों से डायरेक्ट इंक्वायरी करके कलेक्ट करते हैं, उसको हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बोला है अप्रोचिंग द ऑनर ऑफ ए कंपनी फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉयज़, कि ऑनर के पास जाना, उससे एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन लेना, वो प्राइमरी डाटा है कि नहीं। इसके अलावा डायरेक्टली कॉन्टैक्टिंग द इन्फॉर्मेंट्स फॉर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहे हो। अभी मैंने बोला ना, जब आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हो तो प्राइमरी डाटा होता है। तो बी वाला तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहे हो आप इन्फॉर्मेंट से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो ये तो पक्का प्राइमरी डाटा है। तो ये है कॉन्टैक्टिंग पीपल फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ओवर टेलीफोन, यहाँ भी आप लोगों से ही कॉन्टैक्ट कर रहे हो टेलीफोन पे, तो ये भी आपका प्राइमरी डाटा, क्योंकि आप डायरेक्ट पूछ रहे हो ना लोगों से। आस्किंग इन्फॉर्मेंट्स टू फिल अ क्वेश्चनेयर सेंड टू देम थ्रू ईमेल, अगर आप क्वेश्चनेयर की हेल्प से इन्फॉर्मेंट्स को इन्फॉर्मेशन कह रहे हो कि भेज दो और ईमेल पे भेज दो, तो यहाँ भी आप डायरेक्ट उनसे बोल रहे हो कि क्वेश्चनेयर फिल करो और ईमेल से भेज दो। तो सारे इन्फॉर्मेंट्स को आप डायरेक्ट बात कर रहे हो। तो बी सी डी ये तो आपके प्राइमरी डाटा है, बट आपको यहाँ पे नॉट वाला पूछा था, तो ये ए ऑप्शन जो है ना, ये प्राइमरी डाटा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप एम्प्लॉयज़ से नहीं पूछ रहे हो, आप उसके ऑनर से पूछ रहे हो। करेक्ट इन्फॉर्मेशन तो एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन तो एम्प्लॉयज़ देंगे ना। तो यहाँ पे आपने ऑनर से पूछा है एम्प्लॉयज़ के बारे में, तो एम्प्लॉयज़ से तो नहीं पूछा ना, तो ये आपका प्राइमरी डाटा नहीं है। ए ऑप्शन इसका ठीक है, यानी कि ये प्राइमरी डाटा नहीं है, आपको नॉट पूछा था, तो प्राइमरी डाटा ए वाला नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस। तो आपको जैसे कि पता है स्टैटिस्टिक की 2 डेफिनेशन होती है, एक सिंगुलर होती है और एक प्लूरल होती है। तो सिंगुलर डेफिनेशन में जितने भी स्टैटिस्टिक के फंक्शन होते हैं ना, वो सारे होते हैं। जैसे कलेक्शन करती है स्टैटिस्टिक, ऑर्गेनाइज करती है डाटा को, तो ये सब सिंगुलर होती है। एनालाइज करती है, इंटरप्रेट करती है, ये सिंगुलर डेफिनेशन होती है। बट ये जो पार्ट है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, डाटा कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ये आपका प्लूरल सेंस होता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो सिंगुलर सेंस है, बट थर्ड और फोर्थ है वो आपका प्लूरल सेंस में डेफिनेशन है। तो यहाँ पे आंसर फर्स्ट एंड सेकंड, आपका सिंगुलर पूछा है ना, तो फर्स्ट एंड सेकंड आंसर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए है जो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंगुलर सेंस में कलेक्शन ऑफ डाटा और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा होता है। तो इसलिए 1 और 2 ऑप्शन किस में है, ए ऑप्शन में मिल रहा है ना, तो ए ऑप्शन इसका टिक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कबीर कलेक्टेड डाटा रिगार्डिंग द पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 12th बोर्ड एग्जाम ऑफ ए स्कूल फॉर द लास्ट 5 ईयर। डाटा कैसा है, तो यहाँ पे कबीर ने क्या किया, डाटा कलेक्ट किया है स्टूडेंट की पास परसेंटेज का क्लास 12th के और लास्ट 5 ईयर का। तो देखो लास्ट 5 ईयर का डाटा है ना, ये मार्क्स का डाटा तो नहीं लिया ना उसने डाटा रिगार्डिंग द पास परसेंटेज है और 5 ईयर के अकॉर्डिंग है। तो जब भी 5 ईयर टाइम का कोई क्लासिफिकेशन हो रहा है, तो टाइम के अकॉर्डिंग को क्लासिफिकेशन को हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि वो 5 सालों का डाटा ले रहा है। मान लो 2020 का, फिर 21 का, फिर 22 का, फिर 23 का, कि कितने कितने पास परसेंटेज थे। तो यानी कि जब भी टाइम के अकॉर्डिंग कोई क्लासिफिकेशन किया जाता है तो आप उसको क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहोगे। तो इसका आंसर सी है, क्योंकि ये टाइम के अकॉर्डिंग है ना, तो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। अगर आपका डाटा स्टेट वाइज होता है ना, या फिर सिटी वाइज होता, तो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन हो जाता। अगर आपका जो पास परसेंटेज है वो
ईयर मतलब एज वाइज होता तो वो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन हो जाता। अगर आपका कुछ और इन्फॉर्मेशन लेनी होती कि किसके अच्छे नंबर आए किसके, तो वो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन हो जाता। तो यहाँ तो टाइम के अकॉर्डिंग है तो क्रोनोलॉजिकल होना चाहिए, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। एजर्शन रीजन है, तो एजर्शन है अ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी प्रेजेंटेड यूजिंग अ हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम की हेल्प से हम एक कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। कॉन्टिन्यूस का मतलब समझते हैं ना कि 0 से 10, 10 से 20 कॉन्टिन्यूस होता है, यानी यहाँ जितने जिसमें ख़त्म हो उतने पे ही यहाँ शुरू होना चाहिए। तो ये कॉन्टिन्यूस जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हिस्टोग्राम की हेल्प से बनाया जाता है। यस, हिस्टोग्राम में आपको पता है ना जो ये रेक्टेंगल्स बनते हैं वो आपके गैप नहीं होता, तो ये 0 से 10 पे बन जाएगा, फिर 10 से 20 पे, 20 से 30 पे, यानी कि जब भी कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम उसके लिए क्या बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो ये आपका एजर्शन बिल्कुल ठीक है। रीज़न है हिस्टोग्राम एक ग्राफिकल मेथड है प्रेजेंटिंग डाटा। यस, डाटा को हम ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करते तो हिस्टोग्राम तरीके से, बाकी और भी बहुत सारे तरीके, बट हिस्टोग्राम से भी हम डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली। तो रीज़न भी आपका ठीक है, बट ये जो रीज़न है ग्राफिकल मेथड है डाटा को प्रेजेंट करने का, ये एक्चुअल में ये वाला एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा कि कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम हिस्टोग्राम की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड तो और भी हो सकते थे, तो ये इसका करेक्ट रीज़न एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए बी। दोनों ठीक तो है बट एक्सप्लेनेशन वाइज ठीक नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि एजर्शन रीज़न दोनों ठीक है बट रीज़न एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए। आई होप तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। मतलब एक्सट्रीम वैल्यू से किसको फर्क नहीं पड़ता, अरिथमेटिक मीन को, मीडियन को कि मॉड को। तो देखो अरिथमेटिक मीन तो देखो सारे डाटा के अंदर जितने भी एक्स होंगे या जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, अगर ज़्यादा वैल्यू होंगी तो ज़्यादा मीन आ सकता है, कम वैल्यू होगी तो कम मीन आ सकता है ना। मॉड भी डिपेंड करेगा एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे, बट मीडियन जो होती है वो मिडिल वैल्यू होती है। मीडियन कैसी वैल्यू होती है, मिडिल। तो अब जब मैं उसको उन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाती हूँ तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मिडिल में क्या आया है वो मीडियन होती है। तो यानी मीडियन जो होती है एक्सट्रीम वैल्यू से क्या नहीं होती, अफेक्टेड नहीं होती। यहाँ नॉट अफेक्टेड बोला है ना, तो सिर्फ मीडियन ही तो है जो अफेक्ट नहीं हो रही एक्सट्रीम वैल्यू से। तो सेकंड ऑप्शन आपका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे नॉट अफेक्टेड लिखा है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में एक्सट्रीम वैल्यूज पे कौन अफेक्ट नहीं होता वो पूछा है। तो मीन तो मैंने अभी आपको बताया अफेक्टेड होता है, क्यों, क्योंकि मीन जो होता है अगर सीरीज में फर्स्ट एंड लास्ट वाला ज़्यादा वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है तो भी मीन चेंज हो जाएगा, और अगर छोटी छोटी वैल्यू है फर्स्ट एंड लास्ट में तो मीन अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो मीन अफेक्टेड होता है। यहाँ पूछा नॉट अफेक्टेड, तो मीडियन अभी मैंने आपको बताया मिडिल वैल्यू है तो वो अफेक्ट तो बिल्कुल नहीं होगी। मॉड भी देखो मैक्सिमम कोई नंबर कितनी बार आया है, तो मॉड को भी फर्स्ट एंड लास्ट से कोई मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ना मीडियन को पड़ता है एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट, ना मॉड को पड़ता है। तो यानी कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन दोनों ही ठीक है इसमें। तो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो कौन कौन इफेक्ट करता है, मीन करता है। पूछिए अगर कौन अफेक्ट करता है एक्सट्रीम वैल्यू से तो मीन करता है, बट कौन नहीं करता तो मीडियन और मॉड दोनों अफेक्ट नहीं करते एक्सट्रीम वैल्यू से। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर यहाँ पे होता कि कौन नॉट की जगह अफेक्टेड होता तो आंसर फिर मीन होता। ठीक है, बट यहाँ नॉट अफेक्टेड है तो मीडियन और मॉड अफेक्ट नहीं करते, तो इसलिए ऑप्शन बी है इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, कोरिलेशन कैन बी एस्टिमेटेड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ। तो कोरिलेशन निकालने के 3 तरीके होते हैं, ये तो आपने पढ़ा होगा चैप्टर के अंदर। एक स्कैटर डायग्राम होता है, एक कार्ल पियर्सन मेथड होता है, और एक रैंक स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन होता है। तो यहाँ पे ग्राफिकली पूछा है ना, कोरिलेशन ग्राफिकली किससे निकलता है, तो स्कैटर डायग्राम की हेल्प से। तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, स्कैटर डायग्राम। ओके, तो सबको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अक्टूबर रिटेल इन्फ्लेशन टू बी बिलो 7% सेज आरबीआई गवर्नमेंट। तो रिटेल इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है एज चेंज इन कौन से चेंज पे, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग, या बी एंड सी। तो देखो जो भी रिटेल इन्फ्लेशन है, देखो रिटेल का मतलब एक होता है होलसेल रेट, होलसेल में तो प्रोडक्शन लेवल पे देखा जाएगा ना, बट रिटेल में तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। रिटेल तो छोटा होता है ना होलसेल से। तो रिटेल इन्फ्लेशन अगर हो रहा है, महंगाई हो रही है रिटेल की, तो वो किसके चेंज से हुआ होगा,
तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर पे डिपेंड करता है ना रिटेल वाला, तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ही एक दूसरा नाम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी होता है। तो इसलिए बी और सी दोनों ही ठीक है रिटेल इन्फ्लेशन के लिए। तो ये तो पक्का है ना, रिटेल है तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और इसका दूसरा नाम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी होता है। तो इसलिए बी और सी इसका ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी और सी है, तो डी वाला आंसर है इसका, मतलब डी में ही तो है ना, बी एंड सी दोनों आंसर होने चाहिए। तो यस, इसका आंसर दोनों ही है। सीपीआई को हम मतलब रिटेल इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और इसका दूसरा नाम ये है। तो इसलिए ऑप्शन बी और सी दोनों होंगे। तो इसलिए आंसर बी और सी नहीं लगाना, डी पे लगाना है आपको टिक। ठीक है, सबको समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीडियन निकालनी है। मीडियन निकालनी तो सबको आती होगी। पहले इसको हॉरिजॉन्टल से आप वर्टिकली अरेंज कर लो, ये तो आपने 10th क्लास में भी सीखी होगी। तो सबसे पहले हम इनके क्लास इंटरवल्स को ऐसे अरेंज करेंगे, ऐसे ही इसकी एफ को भी अरेंज कर देंगे। तो मीडियन में पहला स्टेप क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। क्यूमुलेटिव कैसे निकालनी है, ये 13 एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे 13। फिर नेक्स्ट वाली क्यूमुलेटिव निकालने के लिए इस 13, ये जो 13 एज इट इज़ आपने लिखा है, इसमें इस 13 में ये 16 जो है इसको ऐड कर दो, तो ये 29 आ जाएगा। फिर 29 में ये 24 ऐड कर दो तो 53 आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे कर रहे हो आप, पहले वाला एज इट इज़, फिर दूसरे वाला निकालने के लिए आप इन दोनों को प्लस कर रहे हो। अब इन दोनों को प्लस करने से अच्छा आप ये जो आ गया ना, इसमें ये वाला प्लस करके दिखा दो तो ये आ जाएगा। फिर इन तीनों को प्लस कर रहे हो तो ये आ रहा है। बट आप ऐसे तीनों को प्लस करने की बजाय आप क्या करो, ये जो दो का प्लस करके आया ना, उसको उसमें ये प्लस कर दो। तो ऐसे जिगजैग प्लस करते जाओ, पहले वाला एज इट इज़, फिर दूसरा वाला निकालना है तो इसमें ये प्लस कर दो तो ये आ जाएगा। फिर इसमें ये प्लस कर दो तो ये आ जाएगा। फिर इसमें ये प्लस कर दो, 53 में 30 तो 83 आ जाएगा। फिर 83 में 11 प्लस कर दो तो 94 आ जाएगा। फिर 94 में 8 प्लस कर दो तो 102 आ जाएगा। अब ये जो लास्ट वाला आया ना, जब आप इसको टोटल करके देखोगे ना तो इसके बराबर आना चाहिए। तो इसका टोटल इसके लास्ट वाले के बराबर होना चाहिए। तो क्यूमुलेटिव निकालना सबको समझ आ गया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मीडियन निकालनी है अगर, तो मेरे को सबसे पहले ना ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आया है ये n होता है, इसका आधा करना पड़ेगा। तो इसका आधा करूँगी 2 से डिवाइड, तो ये 2 से डिवाइड करके 51 आएगा। अब ये 51 को ना मैं कहाँ पे देखूँगी, CF वाली लाइन पे। कहाँ पे देखेंगे, इस ये जो n/2 आता है आपका, इसको CF वाली लाइन पे देखो। अब ये 51 देखो CF की लाइन में आपको मिल तो रहा नहीं है, तो ये 51 से छोटा तो ये दिख रहा है, 51 से बड़ा ये दिख रहा है। तो आप छोटा वाला पे लाइन मत लगाना, 51 जो आया है ना उसको CF पे देखा। अब ये उससे छोटा है, ये बड़ा है, तो हम बड़े वाले पे ऐसे लाइन लगा देते हैं। तो ये जो 51 से बड़ा वाला आना चाहिए, CF जो है 51 से बड़ा आना चाहिए, या बराबर भी आ सकता था, बट बड़ा वाला ज़्यादातर लेते, तो बराबर होता तो वही ले लेते। तो हमें CF ऐसा लेना है जो 51 से क्या हो, या तो इक्वल या बड़ा। तो ये वाला CF से ना मेरे को मीडियन क्लास मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, मीडियन क्लास। एक क्वेश्चन तो मीडियन क्लास कहिएगा, यानी कि CF के सामने जो क्लास इंटरवल होगी ना उसी को हम मीडियन क्लास कहेंगे। तो ये CF हमने ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये छोटा है, हम ये वाला लेंगे। तो इसके सामने जो क्लास इंटरवल है ये मीडियन क्लास है, तो ऐसे लाइन लगा दिया करो आप। इस मीडियन क्लास, ये पूरी मीडियन क्लास है 20 to 30। तो अगर क्वेश्चन मीडियन क्लास का होता तो 20 to 30 इसका आंसर हो जाता। ठीक है, अभी फिलहाल हमें मीडियन निकालनी। तो मीडियन क्लास से हमारा जो ये लोअर लिमिट है ये L होगा, ये जो सामने वाली फ्रीक्वेंसी है ये F होगी, और ये जो CF है ये वाला CF फॉर्मूले में नहीं लेना। इस CF की हेल्प से तो हमने मीडियन क्लास निकाली है, बट इस फॉर्मूले में हम ये वाला CF, ऊपर वाला CF लेंगे। ठीक है, जो फॉर्मूले में लगाएंगे हम। तो मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखो, L + n/2 - CF अपॉन F इन 2H। अब आपको L को ना ये जो अपॉन लगाया ये पूरे पे मत लगा देना, गलत हो जाएगा। पहले इस पूरे को सॉल्व करना, फिर लास्ट में L पे प्लस करना। अभी L मिल गया मेरे को, कितना है ये 20 लोअर लिमिट, और फिर F तो 24 है, और CF ये नहीं है, ये ऊपर वाला 29। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो L 20 था, है ना, प्लस n/2 कितना आया था हमारा, 51 आया था। उसके बाद माइनस CF हमने कहा था ऊपर वाला लेना है, तो ये ले लिया, अपॉन में F कौन सा वाला लेना था, F था हमारा ये जो क्लास इंटरवल इसके सामने वाली, मिडिल क्लास के सामने वाली F होती है। इंटू H क्या होता है, H का मतलब होता है ये जो इन क्लास इंटरवल्स का साइज है। कितना साइज है इसका, 10 का साइज है ना, 10 का गैप है, क्लास साइज कितना है 10, तो 10 इसका हाइट है। ठीक है, अब इसमें से इसको पहले माइनस करो, पहले इसको मत देखना है, पहले इसको सॉल्व करना है आपको। तो इसमें से इसको माइनस किया, 22 अपॉन में 24 इंटू में 10। अब ये से कट सकता है ना, ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर नीचे कट जाएगा, सामने सामने नहीं ऊपर नीचे। अब ये 2 से कटेगा, 2 5 से, और 2 पे ये 12 पे आएगा।
फिर ये दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 11 2 6 जा। अब ये सामने, इसको तो लास्ट में लेना है, पहले इसी को सॉल्व करना है। 11 5 जा 55, सामने सामने मल्टीप्लाई, अपॉन में 6 एज इट इज़। फिर आप 55 से 6 को डिवाइड कर लेना, तो ये आ जाएगा। डिवाइड करना 55 अंदर, देखो ये न्यूमरेटर जो है ना हमेशा डिवाइड के अंदर होता है, और ये जो डिनोमिनेटर है ये नीचे होता है। ये याद रखना, ये ऊपर होना चाहिए, ये ऊपर वाला अंदर रखते हैं और ये वाला बाहर रखते हैं। तो ये आपका डिवाइड करके 9.16 आ जाएगा लास्ट। अब ये पूरा सॉल्व हो गया। अब इसको 20 के साथ प्लस कर दो। तो प्लस करने का तरीका, 20 पे पॉइंट नहीं है ना, तो पॉइंट के बाद 0 लगा दो। जिस नंबर पे पॉइंट ना हो उसके बाद पॉइंट लगा दिया करो। और ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, इसका 16 है, पॉइंट के इधर और पॉइंट से पहले ये, तो यहाँ 00 लगा देना। अब इसे प्लस कर दो, ये 29.16 मिलियन आ जाएगी आपकी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट और वाला ऑप्शन देख लेते हैं। एवरेज मार्क्स ऑफ 39 स्टूडेंट क्लास का 50 है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40th स्टूडेंट 39 मोर देन द एवरेज मार्क ऑफ ऑल द 40 स्टूडेंट है। फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन मार्क्स ऑफ ऑल 40 स्टूडेंट। तो आपको 40 स्टूडेंट का मीन निकालना है। अरिथमेटिक मीन का मतलब मीन होता है या एवरेज होता है, बट आपको एवरेज कितने का दिया हुआ है, 39 का एवरेज दिया हुआ है 50। और जो 40th स्टूडेंट है ना, उसमें एक कंडीशन दे दी है कि वो ना जो भी 40 स्टूडेंट का एवरेज आ रहा होगा ना, उससे 39 ज़्यादा होना चाहिए। कंडीशन समझ आ गई ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपने मीन जो है ना, एक्चुअल मीन 40 वाला जो है वो x बार मान लेना है। अब मेरे को मीन कितने का दिया हुआ था, 39 नंबर्स का दिया हुआ है। 40 टोटल 40 दे, बट मीन कितने का दिया हुआ था मेरे को, 39 का। तो मेरे को जो नंबर दिए थे 39, और उन अगर मैंने उन नंबर को n1 मान लिया, तो उनका जो मीन है वो कितना दिया हुआ है, 50। तो जब भी आपको मीन का फॉर्मूला तो पता है ना, मीन कैसे निकलता है, सम अपॉन नंबर। तो अगर आपको मीन इनका पता है 39 का, तो इनके ही नंबर अगर मैं रखूँ तो सम कैसे निकलेगा 39 का। तो मैं जब सम ऑफ 39 निकालूंगी, कितने का, 39 का, तो वो कैसे निकलेगा, इस मीन को इस नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो मीन आपको 39 स्टूडेंट का 50 दिया, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इनका 39 स्टूडेंट का सम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1950। अब आपको क्या बोला है, मार्क्स ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट, कैसे कंडीशन दी है, तो जो भी आपका 40 स्टूडेंट का, ये 40 का मीन है, ये कितने का है, 40 का मीन माना हमने। तो ये 40 का मीन जो भी आएगा उसमें 39 ज़्यादा करना है। यानी जो 40 वाला स्टूडेंट है ना, 40th नंबर पे जो स्टूडेंट है, वो जो भी 40 स्टूडेंट का मीन है उससे 39 ज़्यादा है। तो 40 स्टूडेंट का मीन मैंने x बार माना है, उससे 39 ज़्यादा है, तो ये 40th स्टूडेंट आ जाएगा। तो अब देखो, अगर मैं 40 का मीन निकालूँ, कितने का मीन निकाल रही हूँ, 40 स्टूडेंट्स का मीन निकालती हूँ अगर, तो उसको मैंने x बार माना है, तो वो ऐसे निकलेगा जो भी टोटल सम होगा और जितने भी नंबर टोटल होंगे। तो 40 स्टूडेंट का मीन है तो 40 नंबर लोगे। अब मेरे को 39 का सम तो मिल गया 1950, और 40th स्टूडेंट जो है वो ये कंडीशन दे रखी है, तो वो यहाँ रख दोगे। अब यहाँ भी x बार है और यहाँ भी x बार है, तो x बार के लिए सॉल्व कर दो। कैसे करोगे, ये नंबर को पहले नंबर से प्लस करो, कितना आ जाएगा, प्लस करके 1989 प्लस का x बार, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये 40 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, इसको यहाँ ले जाओ। अब ये x बार को एक तरफ करो, तो ये x बार यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो ये 39 x बार इक्वल टू 1989। x बार निकालना है तो 39 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, इसको कट कैंसिल करोगे तो 51। तो मीन जो है 40, टोटल 40 स्टूडेंट का कितना आ जाएगा, 51। तो आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया। कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके बचे हुए जो पार्ट है 12th से लेके ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। उसके बाद सेक्शन बी भी आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उससे नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो तो, एंड सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। बट इसे लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, ताकि मोटिवेशन मिले जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने का। ठीक है, तो इनको कंप्लीट कर लेना, एंड कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। तो ये सारे आंसर्स आपको इनसे नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए एंड लाइक भी कीजिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट बना सकूं। ठीक है, तो ये सब सेक्शन बी भी आपको मिल जाएगा, एंड सेक्शन ए के जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो भी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।